हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग सारे वीडियोस को रेगुलरली पढ़ रहे हो और उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है बेटा उसमें आप डाउट भी पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर को रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से आगे ले चलेंगे। हमने आज तक क्या पढ़ा, जरा एक बार कर्सरी ग्लेंस से उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने डॉल्टन्स थ्योरी पढ़ी थी। डॉल्टन ने उसका मेन ड्रॉबैक क्या निकला था कि एटम इज इनडिविजिबल। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। इन दोनों की जब डिस्कवरी हो गई तो किसी ने सोचा ही नहीं कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी करने के बाद जे थॉमसन ने कहा कि हम क्या करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ये दोनों के दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स वहां पर अरेंज्ड है। तो उन्होंने क्या दिया, एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया और उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो नीचे नीचे होता है पार्ट और ऊपर ऊपर क्या होता है, नेगेटिव घूम रहे होते हैं। तो क्या हुआ, 1904 में उन्होंने ये मॉडल दिया और 1911 तक ये चला। और 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोला कि थॉमसन के मॉडल का दूर दूर तक एटम के रियल स्ट्रक्चर से कोई वास्ता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, एटम दो तरीके से, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक सेंट्रल पार्ट जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है। और उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है और वहां प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन कैसे घूमते हैं वो नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड के मॉडल से आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। मतलब बोर्ड्स ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया एटम का, उससे पहले क्या क्या चीजें उन्होंने, किस किस चीज की उन्होंने हेल्प ली, कौन कौन सी थ्योरीज उन्होंने पढ़ी। रिसर्च करने से पहले क्या होता है, हमको कुछ बेस बताना पड़ता है, देना पड़ता है कि हमने किस बेसिस पर किया। तो उन्होंने किस बेसिस पर किया, ये दो थ्योरीज के बेसिस पर किया। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे बेटा। मेन फोकस हमारा डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पे होगा। तो फट से एक बार देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power -31 kg निकला था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 10 to the power -19 कूलम निकला था। रिलेटिव मास को -1 लेते थे। इलेक्ट्रॉन प्लस m यानी कि E/m रेशियो -1.76 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम निकला था। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 to the power -27 kg था बेटे। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 10 to the power -19 कूलम्स, जो कि जस्ट अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और इसका E/m रेशियो 9.58 इंटू 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम आया था। रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या, रदरफोर्ड का मॉडल दिया था और इसको अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है बच्चों। वो कौन कौन से पार्ट थे, ही सेड एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। तो उसकी रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम दो पार्ट से मिलके बना होता है और वो कौन कौन से थे, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या होता है, रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर सारे एटम का मास कंजर्व रहता है और वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और कैसे घूम रहे होते हैं उसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड फेल हो गए थे। तो ही वॉज अनेबल, उनके दो मेन ड्रॉबैक थे बेटा, अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी को और स्पेक्ट्रा को बताने में फेल हो गए थे। उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया था। उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियस के साइज को फर्मी में मेजर कर सकते हैं 10 to the power -15 मीटर्स और उसका न्यूक्लियस का साइज 1.5 से लेके 6.5 फर्मी तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग एटम के न्यूक्लियस अलग अलग होंगे।
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का जो ऑर्डर निकला वो कितना निकला सेंटीमीटर क्यूब में, कितना 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ एटम इन्होंने बोला 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि माइनस में तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तो सारी बात थी बच्चों रदरफोर्ड के मॉडल की, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो एटम के जो स्ट्रक्चर था उसको नहीं बता पाया था। क्यों हुआ था फेल? क्योंकि नील्स बोर आए 1913 में, और नील्स बोर ने क्या किया, दो थ्योरीज का सहारा लिया अपनी एक नया मॉडल 2D मॉडल एटम का रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने दो थ्योरीज का सहारा लिया बेटे। पहली थ्योरी थी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि 1864 में मैक्सवेल आगे दे चुके थे 1864 में, है ना। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कुछ पॉइंट्स कहे थे। वो कौन कौन से पॉइंट्स थे देखिए। तो मैक्सवेल की थ्योरी में जो पॉइंट्स मेंशन थे बेटा वो ये थे, देखिए कौन से पॉइंट्स थे। इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो जो हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है उससे चलती है। मतलब एक्चुअली इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि जो लाइट है, मतलब सन से जो रेज आ रही हैं या किसी भी सोर्स से जो लाइट रेज निकल रही है, रेडिएशंस निकल रही हैं, वो क्या है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। मतलब उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ में ली गई थी। कैसे? इन्होंने इस तरीके से बोला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस हैं जिसके यहाँ पर बीच में क्या होगा, विजिबल रीजन, जो हम पढ़ चुके हैं विबग्योर, है ना। इधर रेडियो वेव्स, इधर यूवी, इधर आईआर, और इस तरीके से एक्स रेज और गामा रेज। तो ये इन्होंने इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रेडिएशंस के बारे में बताया, ठीक। और उन्होंने क्या बोला, इन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और ये जो वेव होती हैं वो क्या करती हैं, वेव कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करती हैं। मतलब जैसे वेव आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक हम प्रॉपर, ये रहा हमारी एक लाइन, ये रही हमारी एक लाइन, ठीक है बेटा, और ये है हमारा जीरो डिस्टर्बेंस। तो क्या होता है, ऊपर क्रस्ट, नीचे ट्रफ, फिर ये क्रस्ट, फिर ये ट्रफ, फिर ये क्रस्ट, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ से चली एक क्रस्ट आधी वेव, यहाँ से चली ये पूरी हो गई। एक वेव में क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं, यानी कि वेव यहाँ शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से इन्होंने दिया। और अगर इसको हम मान लें इलेक्ट्रिक वेव्स, तो इन्होंने बोला कि इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। देखो ऐसे, ठीक। और इनको बोला इन्होंने मैग्नेटिक वेव्स। और इन दोनों के यहाँ पर ये है क्रस्ट इसका, ये है क्रस्ट इसका, अगर आप ड्रॉ करोगे तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। उससे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक बात कही गई। और एक बात इन्होंने ये बोली कि इन मैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए, प्रोपगेशन करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वैक्यूम में भी चल सकती हैं। आपको मालूम है ना, वैक्यूम क्या होता है, जहां पर मटेरियल का दूर दूर तक, मैटर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में कौन सी वेव्स हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। साउंड वेव्स कैसे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। आपने छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ऐसे ही क्या होता है, अगर हम पानी में एक पत्थर डाल देते हैं रुके हुए पानी में तो ट्रांसवर्स वेव्स निकलती हैं। नहीं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं बेटा, है ना। और जो पानी में डालेंगे तो ट्रांसवर्स वेव निकलेंगे, रिपल्स निकलते हैं।
तो उसमें भी क्या होता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो लेकिन उसमें क्या था, अलग अलग टाइप की मैकेनिकल वेव्स थी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होते हैं, दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स दोनों होते हैं, दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसवर्स वेव्स पानी में चलती हैं, पानी मटेरियल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि साउंड वेव्स एयर में चलती हैं। अगर दो बच्चे आपस में रूम में बैठे हुए हैं, क्लास में बातें कर रहे हैं, उनके बीच में एयर ना हो तो दूसरा बच्चा उनकी आवाज नहीं सुन सकता, है ना। तो मीडियम एयर है, लेकिन यहाँ पर इनको प्रोपगेशन करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। मटेरियल, है ना, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन। फॉर देयर प्रोपगेशन, इनके प्रोपगेशन करने के लिए, चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। तो ये बात मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में कही, और उन्होंने बोला कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल मैकेनिकल वेव्स की तरह ही होती हैं। क्या होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स? इन्होंने बोला कि इसके अंदर वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है? जो देखिए ये रही आपकी वेव, ठीक है, ये वाइब्रेटिंग सोर्स है, जो हमने सोर्स लगाया, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ बोला, और जो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला। तो ये वेवलेंथ आ गई, और इस वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, माइक्रोमीटर में भी, एमस्ट्रॉन्ग्स में भी, नैनोमीटर में भी। और 1 एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻10 मीटर्स। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर्स, 10⁻4 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है बेटा? 10⁻9 मीटर्स या 10⁻7 सेंटीमीटर्स। और ये देखिए माइक्रोमीटर क्या होता है? वो 10⁻7 नैनोमीटर्स। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बोली गई बेटा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोला गया। और इसका जो सिंबल लिया गया वो न्यू लिया गया बेटे। और न्यू को क्या बोला गया? न्यू किस तरीके से लिखते हैं? वी लिखकर थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर मोड़ देते हैं, ठीक है। और इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस या फिर हर्ट्ज। साइंटिस्ट हर्ट्ज ने इसकी की यूनिट बताई थी, बोला था ना, साइकिल पर सेकेंड। तो और लैम्डा न्यू इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। इन्होंने बोला कि जो लाइट 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लैम्डा इंटू न्यू के बराबर है, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है? डिस्टेंस, वेवलेंथ है, ठीक है। और वेलोसिटी तो आपको मालूम ही है, सी के बराबर है। और न्यू इक्वल टू क्या बताया गया बेटा? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बात यहाँ पर दी गई, न्यू सी अपॉन लैम्डा। और वेलोसिटी इन्होंने बोला कि आपको तो पता ही है क्या होता है वेलोसिटी? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, है ना। वेव जो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करती है, इसको सी से नोट किया गया बेटे। और यहाँ पर क्या लिया गया? आपको तो पता ही है कि लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बोला गया कि जो स्पीड है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस की, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। नहीं तो सी को अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू न्यू, है ना। तो कितना आ गया? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक और बात क्या कही गई? 1 अपॉन लैम्डा को इन्होंने क्या बोला? न्यू बार। न्यू बार क्या है बेटा? वेव नंबर, है ना। तो 1 मीटर की डिस्टेंस में वेव नंबर क्या होता है? 1 मीटर में, मतलब आप 1 मीटर की इतनी बड़ी सी 1 मीटर लेंथ ले लो, और 1 मीटर में जितनी वेव्स आएंगी उनको नंबर को गिन लो, उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो उसको हम डिनोट करते हैं 1 अपॉन लैम्डा से, ठीक। तो ये वेव नंबर की बात की गई। एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस की, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया गया कि जो क्रस्ट की और ट्रफ की हाइट होती है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन किया गया। और इन सबको अरेंज कर दिया वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज में, और उसको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है
यहाँ पर दिया है, ये रहा आपका विजिबल विबग्योर, उसकी जो लेंथ है वो कहाँ, उसकी जो वो है वेवलेंथ है कहाँ से है बेटा, नैनोमीटर में दिखी गई है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, और 1 नैनोमीटर आपको मालूम है 10⁻⁹ मीटर्स होता है। ठीक, इस तरफ यूवी रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर गामा रेज है, ये इनकी वेवलेंथ है, और इधर आपका आ गया रेडियो वेव्स। तो कुछ इस तरीके से बताया गया कि जो लाइट है, जो कोई भी सोर्स है, चाहे टॉर्च है, चाहे बल्ब है, चाहे सन है, तो जो वो रेज चलती हैं उनको रेडिएशंस बोलते हैं, और वो रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और उनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और वो एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है। ठीक है बेटा। तो मैक्सवेल की थ्योरी में ये रदरफोर्ड, नील्स बोर ने पढ़ा कि उन्होंने क्या लिखा था मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में, उन्होंने कहा था कि जब कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, मतलब उन्होंने बात करी, रदरफोर्ड ने कहा था ना बेटा बीच में न्यूक्लियस होता है ना, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो मैक्सवेल की थ्योरी, नील्स बोर ने मैक्सवेल की थ्योरी जो 1864 में दी थी उसको पढ़ा, तो उन्होंने बोला देखिए रदरफोर्ड गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि 1864 में जो करेक्ट मैक्सवेल की थ्योरी आप पहले बोल चुके हो, जो चल रही है पूरी फिजिक्स में, वो ये कहती है कि जब किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को जब आप किसी के चारों तरफ घुमाते हो सर्कुलर पाथ में, तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करती है। नील्स बोर ने बोला ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैक्सवेल की थ्योरी बोल रही है, और ये बात रदरफोर्ड भी नहीं बोल रहे क्योंकि वो तो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे अपनी बात को। ये तो नील्स बोर जब मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ रहे थे अपनी रिसर्च करने के लिए, तब उनके दिमाग में आया कि मैक्सवेल की थ्योरी तो कितने टाइम से चलती हुई आ रही है फिजिक्स में, 1864 में दे दी थी, बिल्कुल करेक्ट थ्योरी है, बहुत जगह अप्लाई हो रही है। और अगर रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो नील्स बोर, मैक्सवेल बोलते हैं कि ये चारों तरफ घूमता है, लेकिन ये क्या करता है, कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है। मैंने इसमें एक बात कही कि एक्सेलरेटेड बॉडी, बेटा एक्सेलरेटेड बॉडी का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्सेलरेटेड का मतलब होता है वो बॉडी जिसका जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड बॉडी। जब किसी भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल को, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को आप किसी चारों तरफ घुमाते हो, मतलब ये माइनस और ये पॉजिटिव है, तो उन्होंने बोला कि वो कुछ रेडिएशंस एमिट करती है, उससे क्या होती है, उसकी एनर्जी का लॉस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और वो इतनी एनर्जी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगी। मतलब उन्होंने बोला कि अगर कुछ ऐसा है तो, और मैक्सवेल की थ्योरी भी अलग है, तो अगर रदरफोर्ड बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है कुछ ऐसे, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कोलैप्स हो जाएगा और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो रदरफोर्ड, इसलिए उनका थ्योरी जो थी वो फेल हो गई थी ये एक्सप्लेन करने में कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है, एटम की स्टेबिलिटी क्या है, इसको बताने में रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हो गई इस रीजन की वजह से। किसकी वजह से? मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में ये बात कही थी जो कि लगातार यूज होती जा रही थी और रिसर्चेस पर, लेकिन और किसने बताया ये? नील्स बोर ने बोला कि अगर मैक्सवेल की थ्योरी सही है तो इसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड जो बात कह रहे हैं वो अपनी बात को, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन ये रेडिएशंस एमिट करता है तो वो कुछ स्पेक्ट्रा शो करता है बेटा, स्पेक्ट्रा। तो इस स्पेक्ट्रा के बारे में भी दूर दूर तक रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ भी नहीं था। इस वजह से क्या हो गया था, रदरफोर्ड का जो स्टेबिलिटी था कंसेप्ट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, नहीं दे पाए थे मॉडल को, तो उनका एटम का जो मॉडल था वो फेल हो गया था, ठीक है बेटा। और फिर नील्स बोर ने क्वांटम थ्योरी भी पढ़ी, क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने दी थी। तो मैक्स प्लैंक ने वहां पर कहा था कि जो रेडिएशन होती है ना, जैसे सन है, सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो रेडिएशंस होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो एक्चुअल में जो रेडिएशन दिखती है वो रेडिएशन नहीं होती है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है जिनको हम बोलते हैं, छोटे छोटे पैकेट जिनको हम बोलते हैं फोटोन,
ठीक है बेटा। और उस फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो E=h के बराबर होती है, जहां पर h को उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट बोला और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बोली इन्होंने 6.10⁻⁻34 जूल सेकेंड बेटा। और न्यू जो था वही फ्रीक्वेंसी है जो अभी हम पहले बात कर चुके हैं, और ई क्या है, इसकी एनर्जी है। तो इन दोनों थ्योरीज को यूज करके नील्स बोर ने एक 2D मॉडल एटम का हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉडल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो मॉडल है बेटा, ये आपके क्लास 12th की मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए। देखिए कितनी सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। तो अब हम जाएंगे एक महान वैज्ञानिक जो नील्स बोर थे, जिनकी थ्योरी हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एटम के 3D मॉडल के लिए भी, एटम के अभी के मॉडल के लिए, जो एटम को हम पढ़ते हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर के लिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही और जो चीजें हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई, और उसी को पढ़ने जा रहे हैं, नील्स बोर की थ्योरी। तो बच्चों देखो क्या हुआ, नील्स बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए इन सब थ्योरीज, दोनों थ्योरीज को पढ़कर। कौन सी थ्योरी? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी, उन्होंने उसको ध्यान में रखा। और क्या पढ़ा बेटे? उन्होंने पढ़ा क्वांटम थ्योरी को पढ़ा। नील्स बोर पहले इंसान थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी को अपने मॉडल में यूज किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि किसने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी को अपने रिसर्च में यूज किया था। वो थे नील्स बोर। और नील्स बोर ने 1913 में, आपको मालूम है 1913 केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है। इसी साल 1913 में बेटा एटॉमिक नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस किया था एटॉमिक नंबर को मोज़ले ने। तो मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को यहाँ पर डिस्कवर कर दिया था। इन्होंने कहा था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर दरफोड़ बोल रहे होते हैं, वो एक्चुअल उसको एटॉमिक नंबर नाम दे दो। और इसी साल बेटे जो पीरियोडिक टेबल था उसकी डेफिनेशन बदली थी। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में बेस क्या था? एटॉमिक मास। और मॉडर्न में क्या आ गया था? एटॉमिक नंबर। तो 1913 में ही ये बदला था लॉ, है ना। और 1913 में ही नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया और 1913 में ही एटॉमिक नंबर की क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया, जिसको Z नाम दिया गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। चलो भैया 1913 तो बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर साबित हुआ केमिस्ट्री के फील्ड में। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स लिखे थे बेटा, पहले उनको पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला नील्स बोर ने? नील्स बोर ने बोला दरफोर्ड साहब, मैं आपकी कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने जो बात कही है, आप ही फादर ऑफ न्यूक्लियस हो। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सवेल की थ्योरी जो मैंने पढ़ी है वो, और जो मैंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो जो न्यूक्लियस है वो तो होता ही है, बीच में हार्ड मास तो होता ही होता है। उन्होंने भी जब पढ़ा तो मेरा हाँ बिल्कुल सही है, हार्ड मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम के बीच में होता है और पूरा मास उसके ऊपर डिपेंड होता है एटम का। ये बात तो बिल्कुल सही है। पहला पोस्टुलेट वही था जो रदरफोर्ड ने दिया था। लेकिन सेकंड पोस्टुलेट में मैक्सवेल की थ्योरी जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने बोला सर एटम की स्टेबिलिटी लेकिन ऐसे नहीं होती है। जो एटम होता है उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन वो किस में घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रास्ता बना हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन की मर्जी होती है, जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज अ वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को किसी के बस की बात नहीं है कंट्रोल करना, एनर्जी की किसी के हाथ में नहीं आती है ना। तो क्या होता है आसमान में, देखो बेटा सड़क पे क्या है, हम चलते हैं, हमारी कार चलती है तो रोड बनी हुई है, जहाँ रोड बनी है वहीं चलते हैं, अगर थोड़ा सा इधर होगा तो एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अगर आसमान में चलते हैं तो बेटा आसमान में एरोप्लेन क्या करता है? अपने लिए खुद रास्ता बनाता है, मतलब जहाँ एरोप्लेन चलता है वो उसका रास्ता होता है। इलेक्ट्रॉन भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चलता है, हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं बेटा।
और सर्कुलर पाथ को बोला कि ऑर्बिट, नील्स बोर ने बोला जहां इलेक्ट्रॉन चलता है उसे ऑर्बिट कहा जाएगा। और बोला कि ऐसे ट्रिमेंडस रास्ते होते हैं, अनसंट रास्ते होते हैं, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन चलता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हर रास्ते पर नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन वहीं चलता है जहां पर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। उन्होंने दूसरी बात कही, देखिए बेटा, पहली बात क्या कही कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ में ऐसे। ये रहा आपका एटम, ये रहा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, और जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं बच्चों। ठीक, और डेफिनेट, इनका एक डेफिनेट रेडियस होता है, न्यूक्लियस से यहाँ तक का इसका कोई रेडियस होगा, इसका कोई रेडियस होगा, तो इस तरीके से घूमता है। अगली इन्होंने क्या बात कही, देखो, जो और द परमिटेड ऑर्बिटल्स आर दोज फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH1। उन्होंने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लगाया। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फिक्स होता है, फिक्स होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और किसके बराबर होता है, h/2π के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब है, सीधी बात समझो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर अभी डिटेल में हर एक पोस्टुलेट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर यहाँ पर पहला ऑर्बिटल तो 1h/2π होगा, अगर दूसरा है तो 2h/2π होगा, अगर तीसरा ऑर्बिट है तो वहाँ पर 3h/2π होगा, और चौथा है तो वहाँ पर 4h/2π होगा। इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में प्लैंक्स थ्योरी और मैक्सवेल की थ्योरी दोनों को मिलाकर नील्स बोर की थ्योरी दी थी, तो इन्होंने h को बोल दिया क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि हर जगह पे फिक्स रहेगा। v जो है वो वेलोसिटी है, और जो एंगुलर मोमेंटम छोटी क्लास में पढ़ रखा है आपने उसको उन्होंने l से नोट किया और बोला कि mv r के बराबर होता है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π के बराबर होता है, जहां पर n क्या है, होल नंबर है, कि एक इंटीजर है। ठीक है, और कहां तक हो सकता है, ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हो सकता है। चलो, इसकी बात इन्होंने कही, ये सब कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप ध्यान रखें, इसको एक डिटेल में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पढ़ेंगे इसको। और क्या बात हुई बेटा, इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन परमिटेड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब समझते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। मेरी बात समझ में आनी चाहिए बच्चों को। बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन तो हर वक्त घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, एनर्जी फिक्स है। ऐसे एनर्जी फिक्स है इसकी, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है बट एनर्जी क्या है, स्टेशनरी है। ऐसे को बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो घूमता है बट एनर्जी फिक्स होती है, और ये क्या कहते, डू नॉट रेडिएट। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, तो वहां पर उसकी एनर्जी फिक्स है, स्टेशनरी है, न वो एनर्जी को लूज करेगा और नहीं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसको, ये ऐसे ऑर्बिटल को उन्होंने स्टेशनरी बोला, और इनका नाम दिया बेटा KLMN शेल्स, जो आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, है ना। और ये फिफ्थ पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बोला कि ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर इज द एनर्जी एसोसिएटेड। जितना ज्यादा n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, कहाँ तक जाएगा बच्चों, n = इन्फिनिटी तक। वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और ये एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, इन्फिनिटी पर वो कितनी होगी बेटा, 0 होगी। ये बात तो, ये कुछ, ये पोस्टुलेट नील्स बोर ने अपनी थ्योरी के दी, कैसे दिए, क्या किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, तो देखिए, पढ़ते रहिए, और इन सारे नोटबुक्स को, इसको सबको नोटबुक में नोट डाउन करिए बेटा, बढ़िया नोट्स बनाइए और उनको पढ़िए। सेलेक्टेड नोट्स हैं, सेलेक्टेड बातें यहाँ कही गई हैं, इन बातों पर अमल करिए। इसी को चलते हुए आगे पढ़ेंगे नील्स बोर की थ्योरी। तो बेटा, आपने देखा कि हमने किस तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल के बाद नील्स बोर के मॉडल पर लेके गए, नील्स बोर ने किस तरीके से एटम का 2D मॉडल दिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेटा कमेंट करना मत भूलें, और कोई डाउट है तो उसे पक्का पूछें।